में कैसे दाखिल हुए, पाकिस्तान ने उनको एयर सिस्टम से क्यों नहीं पकड़ा, वो वापस गए हैं या नहीं गए, कितने मारे गए हैं उन्होंने, कितना पाकिस्तान का नुकसान किया है, आइए देखते हैं राशिद नदीम की इस वीडियो में। की एक घड़ी होती है और अब घड़ी आन पहुंची है कि दुश्मन को उसी ही की जुबान में, उसके ही घर के अंदर, उसके अपने नक्शे के मुताबिक जवाब दिया जाए। भारत ने अगर समझा कि सिर्फ एक आहनी पर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को झुका देगा, तो उसे जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान का जवाब सिर्फ फजा में नहीं आएगा, बल्कि साइबर की तारीकियों, मईशत के गुंबदों और नफ्सियात की गहराइयों में गूंजेगा। ये जंग अब जो लड़ी जाएगी वो सिर्फ बारूद से नहीं, बल्कि शऊर, कोड और खौफ से लड़ी जाएगी, और उसका आगाज अब हुआ चाहता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, जंग के जदीद दौर में दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ रवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसका मकसद हमेशा महंगे हथियारों के इस्तेमाल में उलझाना होता है। उसमें सस्ते मगर मौसर हथियार जैसे ड्रोन्स का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है। ये ड्रोन्स या तो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हैं या फिर फजा में उतनी बुलंद परवाज करते हैं कि उन्हें रवायती हथियारों से मारना तकरीबन नामुमकिन होता है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत सारे सवालात जो इस वक्त मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या बहुत से जहनों में गर्दिश कर रहे हैं कि ये आए कैसे, ये घुस कैसे आए। पूरे सिस्टम को जांचने की जरूरत है कि उसकी टेक्निक क्या है, आपका दुश्मन क्या चाल चल रहा है। यहां पे बैठ के जहनी नाबल सिर्फ सवाल बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं, चीख सकते हैं, गले फाड़ सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी तहकीक नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं वो पूरा मंजरनामा। दुश्मन के जंगी तैयारों और मिसाइलों के खिलाफ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया। सबसे पहले ये जानिए कि उनमें से हर एक मिसाइल की कीमत कितनी, लाखों डॉलर की, और उन महंगे मिसाइलों का इस्तेमाल सस्ते ड्रोन्स पे करना एक गैर माकूल कदम होता है। क्यों? हर मिसाइल जो किसी खतरनाक तैयारी या मिसाइल का निशाना बनाने के लिए रखा गया, अगर किसी ड्रोन पे जाया हो जाए तो पाकिस्तान को एक संगीन माली नुकसान होगा। दूसरा ये कि वो तादाद में कम हो जाएंगे, और ये सूरत हाल दुश्मन के लिए फायदेमंद है, और वो इसी टेक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने कीमती मिसाइल सस्ते ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल करें, ताकि जब उसके असल जंगी तैयारे मैदान में आए, यानी बिग बर्ड्स आए, तब हमारे पास उनके दिफा के लिए मुनासिब वसाइल न हो। इस हिकमत अमली के तहत बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि अच्छा, अगर इसलिए थे तो वो मिसाइल क्यों ना रोके जा सके जो मिसाइल पहले आके टारगेट को निशाना लगा गए। वो तमाम तर सवालात के जवाब इसी वीलॉग में देने की कोशिश करूंगा। दुश्मन ये चाहता है कि हम सस्ते हथियारों के जवाब में अपने कीमती दिफाई वसाइल खर्च करें, और उस तरह हमारी जंगी तैयारियां असरअंदाज हो। यह मामला सिर्फ हथियारों का नहीं है, बल्कि वसाइल के मौसर इस्तेमाल का। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ऐसे सस्ते मगर मौसर तरीकों की तरफ कदम बढ़ाएगा ताकि जंग के मैदान में दिफाई हथियारों की कमी ना हो। 6 मई की शब होने वाले वाकये को समझने के लिए जरूरी है कि हम फजा से जमीन पर दागे जाने वाले जदीद मिसाइल्स की नौइयत और उनके खिलाफ दिफाई इम्कानात का गैर जानिबदार जायजा ले रहे हैं। आज के दौर में ऐसे मिसाइल ना सिर्फ इंतहाई जदीद हो चुके हैं, बल्कि उनकी रफ्तार भी हैरान कुन सतह तक पहुंच चुकी है। बास मिसाइल्स की जो रफ्तार है वो माक 3 यानी तकरीबन 3675 किलोमीटर फी घंटा से लेकर माक 9 यानी 11025 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। इतनी बर्क रफ्तार हथियारों को रास्ते में रोक लेना किसी बड़ी ताकत अमेरिका, रूस या चीन के लिए भी तकरीबन नामुमकिन है। हाँ, ये अलग बात है कि चीन का हमसाया मुल्क उसके ऊपर वार ना करे, वो कहीं और से हो, उसकी अपनी फजाओं के करीब ना हो, कहीं और से हो और लंबा रास्ता तय करके आए, तो फिर उनको रोकना जो है वो मुमकिनात में से होता है। मसला यहां पे सिर्फ रफ्तार का भी नहीं है, बल्कि रद्देअमल के वक्त का भी है। फजा से यानी एयर टू सरफेस जो दागे गए मिसाइल है, उसका फ्लाइट टाइम बहुत मुख्तसर होता है, जिसका मतलब है कि आपके पास फैसला करने और रोकने के लिए चंद लम्हे ही होते हैं। उसके बरक्स जो सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल्स हैं, उनको किसी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि उनकी परवाज का वक्त निस्बतन तवील होता है और उनके फ्लाइट पाथ को पहले से ट्रैक किया जा सकता है। अब जब हमारे वजीर खारजा खड़े होकर यह कहें कि हमने उन तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने पेलोड छोड़े, तो उसका मतलब यह था कि फजा से वो वार किए गए। यह हकीकत है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क एक ही वक्त में मुख्तलिफ समतों से फजा से जमीन पर कई मिसाइल दागे, तो मौजूदा दिफाई निजाम के लिए उन सब की शनाख्त, उनकी समत और नौइयत को फौरन समझना और मुनासिब रद्देअमल देना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इजराइल की मिसाल बहुत सारे लोग देते हैं कि देखें वो तो रोक लेता है, दुनिया का बेहतरीन एडवांस्ड उसके पास डिफेंस सिस्टम है, लेकिन आप उसके 5 शहरों को निशाना बना के आप मिसाइल दागेंगे तो वो सारे मिसाइल नहीं रोक पाएगा। और माजी में हमने उसका अमली नमूना भी देखा है। ऐसे हालात में कोई भी मुल्क मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं ले सकता, यहां तक कि हमलावर मुल्क भी खुद उसी सूरत हाल में हो तो उसका दिफाई निजाम भी कमजोर साबित हो सकता है। यही मंजर 6 मई के रात को था। दुश्मन ने एक हमाजहती हमला किया जिसमें दर्जनों तैयारे इस्तेमाल हुए, कई मिसाइल दागे गए। अगरचे उस कार्रवाई के नतीजे में
पाकिस्तान के इलाकों में मिसाइल गिरे, बदकिस्मती से इंसानी जानों का ज़िया हुआ, लेकिन दिफाई नुक्ता नजर से देखा जाए तो इतनी बड़ी कार्रवाई में जिसमें कहा जाए कि 80 तैयारे थे, उनमें से चंद मिसाइलों का गिरना गैर मामूली इन हालात में नहीं समझा जा सकता। जंगी उसूलों में इसे एक्सेप्टेबल लॉस तस्वुर किया जाता है, खास तौर पर जब हमले का दायरा बहुत वसी हो और उसमें कई मिसाइल भी डिकॉय यानी फेक अटैक या डिकॉय शामिल किए गए। फेक अटैक क्या होता है कि 80 तैयारे फर्ज करें आए हैं और 80 तैयारों में 50 तैयारों से मिसाइल फायर किए गए हैं, उनमें से 40 जो है वो फेक अटैक होंगे, वो अहदाफ नहीं उसके मुतय्यन किए गए होंगे। आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। उसमें से जो 20 हैं वो डायरेक्ट अटैक होंगे। आपको उस लम्हे में अंदाजा लगाना है कि इसमें से फेक अटैक कौन सा है और दूसरा कौन सा है। इन तमाम बातों का मजमूई नतीजा यह निकलता है कि दिफा का निजाम मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन उसे बेहतर बनाया जा सकता है। हर हमले की नौइयत मुख्तलिफ होती है और इसीलिए दिफाई हिकमत अमली भी उसके मुताबिक ढाली जाती है, खा वो तकनीकी एतबार से हो या जमीनी तरतीब के लिहाज से। इंडियन हमलों के जवाब में पाकिस्तानी फजाइया की कार्रवाई न सिर्फ बर वक्त थी, बल्कि उसने यह वाजे किया कि किसी भी हमले की सूरत में पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक महफूज रखता है। अब लोग ये कहते हैं मिसाइल हमले किए, अब ड्रोन आ गए और पाकिस्तान से क्या हो पाया। पाकिस्तान से अगर कुछ ना हो पाया होता ना तो ये ड्रोन ना आते। आप उनके मिनिस्टर की गुफ्तगू सुने, वो कहते हैं ये हमारी दिफाई तंसीबात को तबाह करने का नतीजा था, ये उसका बदला है हमने जो ड्रोन भेजे। अगर उसे इतनी जक ना पहुंची होती, अगर उसे इतना नुकसान ना पहुंचा होता तो इस तरह का तो इकदाम ही ना उठाता, फिर तो उसके टारगेट अचीव हो गए होते। 5 इंडियन जंगी तैयारों और एक ड्रोन को मार गिराने का दावा इसी रद्द-ए-अमल का एक हिस्सा है, जिस पर इंडिया की जानिब से ताहाल खामोशी इख्तियार की गई। और यह खामोशी खुद एक इंदिया था कि कार्रवाई की शिद्दत और असरात का सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। फजा में होने वाली लड़ाई जमीनी या मिसाइल हमलों से बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की होती है। जब किसी मुल्क की फजाइया दुश्मन मुल्क पर मिसाइल दागती है तो यह महज एक हमला नहीं होता, बल्कि बाकायदा जंगी आगाज होता है। और उस लम्हे के बाद हमलावर फोर्सेज रुकती नहीं है, बल्कि दिफाई कार्रवाइयों से बचने के लिए मजीद आगे बढ़ती है, क्योंकि दुश्मन के तैयारे फजा में मौजूद हो तो रुकना सरासर नादानी होता है। दिलचस्प बात यह है कि इंडियन मीडिया में इस बात का इतराफ मौजूद है कि उनके तैयारे दिफाई फ्लेयर फायर का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि सिर्फ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों से बचाव के लिए मौसर होते हैं। लेकिन अगर मिसाइल रेडार गाइडेड हो तो यह तदबीर बेअसर हो जाती है, जैसा कि उस सूरत हाल में हुआ था। बज़ाहिर लगता है कि इंडिया को यह उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतने फौरी और जुर्रतमंदाना अंदाज में उनकी फजाई हुदूद के अंदर कोई कार्रवाई कर लेगा और अपनी फजाई हुदूद में रहते हुए उनको टारगेट कर लेगा बियॉन्ड विजुअल मिसाइल्स के जरिए। यह तो उनके औसानों में भी नहीं था। फजाई लड़ाई की एक और पेचीदगी ये होती है कि जमीन से फजा या जमीन से जमीन पर हमले के दिफा में आपको किसी हद तक अंदाजा होता है कि हमला कहां से आ सकता है, उसका रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन जब तैयारे आपस में फजा में लड़ रहे हो तो ये पेशगोई तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। हर तरफ से खतरा हो सकता है और पायलट को हम वक्त चौकस रहना होता है। पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 जैसे फजा से फजा में मार करने वाले जदीद मिसाइल दुश्मन के तैयारों को 150 किलोमीटर दूर तक रोक के रख चुके थे और ये हथियार हमने चीन से हासिल किए और हालिया झड़प में यही मिसाइल इंडियन तैयारों के खिलाफ इस्तेमाल हुए। इसकी रेंज इतनी थी कि दुश्मन के तैयारे सरहद पार भी नहीं आए, तब भी निशाना बन गए। यही वो स्ट्रेटेजी थी जिसने इंडियन तैयारों को नुकसान पहुंचाया और जिसके नतीजे में उस अजीमत पे पर्दा डालने के लिए आज उन्होंने अपने ड्रोन भेजे। एक और चीज समझने की जरूरत है, ड्रोन को हमने मार गिराए, वो सारे के सारे मार गिराए। ये समझने की जरूरत है कि जब कोई चीज आती है उसका साइज भी अहमियत रखता है। जब स्मॉल बर्ड्स यानी छोटे ड्रोन्स आते हैं तो छोटे ड्रोन्स जो हैं वो रडार के ऊपर बहुत जल्द नमूदार नहीं होते। बड़े ड्रोन्स होते हैं, बिग बर्ड्स या तैयारे होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं। छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो उसके साथ बारूद बहुत कम होता है, वो या तो सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या किसी छोटी जगह को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं। ये जितने भी ड्रोन्स आए थे ये बड़ा हमला नहीं कर सकते थे, इनमें से ज्यादातर सर्वेलेंस के लिए आए और कुछ इसलिए आए कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है या एंटी मिसाइल सिस्टम है वो जो शुआएं छोड़ता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वहां से अंदाजा लगाया जा सके कि कहां कहां पर यह तनसीब इसकी की गई, ताकि अगला जो हमला हो वो उस जगह पे किया जा सके जहां से मिसाइल रोके जा सकते हैं। तो ये उसकी सर्वेलेंस के लिए थे। कहा यह भी जाता है कि कल रात एक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैच कर ली गई थी भारत की तरफ से, तो उसके बाद वो एंटी डिफेंस सिस्टम जो है उसे उस जगह से मूव कर दिया गया। दूसरा ये समझने की जरूरत है कि अब नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होती है। बिग बर्ड्स भी अगर आएंगे, रॉकेट भी अगर आएंगे तो उनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये है, फर्ज करें एक शुआ है, वो आपसे टकराती है और टकरा के वापस जाती है, वो वापस जाके सिग्नल दे रही है कि यहां पे कोई ऐसी चीज मौजूद है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बैरूनी साख को इस तरीके से अब तरतीब दिया जाता है कि वो जब शुआ आए वो रेज आपके साथ टकरा के यानी उस तैयारे के साथ या उस ड्रोन के साथ टकरा के या तो उसमें जज्ब हो जाए या उसका रास्ता तब्दील कर दे ताकि डिटेक्शन ना हो सके। अब ये भी टेक्नोलॉजी, तो ये सिर्फ बैठ के बात कर देना आसान नहीं। इस वक्त में हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ता है, तदब्बुर से काम लेना पड़ता है और तहकीक बड़ी जरूरी है। दूसरी बात यह कि जब फजा में दुश्मन की जानिब से रॉकेट, मिसाइल या ड्रोन्स दागे जाते हैं तो उनका हदफ सिर्फ किसी फौजी तंसीब या शहर की इमारत नहीं होता,
बल्कि वो उस कौम की खुद मुख्तारी, अवाम के एतमाद और दिफाई वकार को निशाना बनाते हैं। ऐसे में जो मुल्क अपनी फजाई हदूद की हिफाजत नहीं कर सकता वो जमीन पर भी महफूज नहीं रहता। हमने कम अज कम वो सारे वापस तो नहीं जाने दिए, मार के गिराए। इसराइल की मिसाल हमारे सामने, आयरन डॉम और डेविड स्लिंग जैसे निजाम ना सिर्फ दुश्मन के हमलों को फजा में खत्म कर देते हैं, बल्कि उनके खुदगार रेडार, हसास सेंसर्स और मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दुश्मन के इरादों को भी वक्त से पहले भांप लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जाके तो बेन गुएर एयरपोर्ट के ऊपर मिसाइल लगा, कहीं ना कहीं तो तल अवीव तक मिसाइल पहुंचे। कैसे पहुंचे? ईरान से लेके गजा तक, यमन तक भी जब कोई हथियार इसराइल की जानिब आता है वो अक्सर जमीन तक नहीं पहुंच पाता। उसकी वजह क्या है? फासला ज्यादा है। वो जमीन से फायर किए जाते हैं, वो फजा से नहीं किए जाते। वो जो डिटेक्शन है वो जमीन से फायर किए जाने वाले मिसाइलों की हुई और उसको फजा में तबाह कर दिया गया, क्योंकि उसका दौरानिया ज्यादा था। अगर वहां उड़ के जाए यमन का कोई तैयारा, उड़ के जाए ईरान का कोई तैयारा, उसकी हुदूद के करीब जाके फायर करे, तो हम देखते हैं कि फिर किस तरीके से डेविड स्लिंग या आयरन डॉम उसको रोक पाता है। नामुमकिन हो जाएगा। यही फलसफा हर कौम के लिए सबक है कि जमीनी फौज, बहरिया या फजाइया जितनी भी मजबूत हो, अगर कौम मजबूत नहीं है तो निजाम कमजोर हो जाएगा। दुश्मन हमला करने से नहीं डरेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा कि उसके मिसाइल को रोकने वाला कोई नहीं है, तो पस्त हो चुके। इसलिए जदीद जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, रेडार, डेटा, रद्द अमल के जरिए भी लड़ी जाती हैं, और बुलंद हौसले से भी। और जिस मुल्क ने फजा पे कब्जा कर लिया वो जमीन पे गालिब रहेगा। हमने कम अज कम फजा में तो शिकस्त दी है उन्हें, क्योंकि ये देखने की जरूरत है कि जंग का आगाज हमने नहीं किया। क्यों ये लोग बैठे पूछते हैं कि हमने अब तक क्या कर लिया? हम करेंगे। दीवाना मार कर दें, तजब्जुब में आके कर दें, उजरत में कर दें, हड़बड़ाहट में कर दें। जब आप हड़बड़ाहट में अपने दुश्मन के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो सिर्फ मैगजीन ही खाली करते हैं। टारगेट पे रख के कोई निशाना करना है तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी होती है। और पाकिस्तान के लिए अब महज रिवायती जवाब काफी नहीं, क्योंकि ऐसा रद्द-ए-अमल सिर्फ वक्ती रिलीफ फराहम कर सकता है, लेकिन दुश्मन की सोच और हौसले को चोट नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान एक मौसर पैगाम देना चाहता है। सोचे समझे स्ट्रेटेजिक अहदाफ चुन के, खास तौर पे भारत के वो फजाई अड्डे जैसे पठानकोट, बरनाला, भटिंडा, अंबाला, जहां से हमलों की शुरुआत होती है, जहां से राफेल और SU-30 जैसे जंगी तैयारे परवाज करते हैं। उन बेसिस पर किसी भी हिसाबशुदा हमले से भारत के फजाई गुरूर को हम सख्त धचका पहुंचाएंगे। भारत की जमीनी कार्रवाइयों के लिए अहम मकामात जैसे बाटापुर और डगा जैसे छोटे लॉन्चिंग पॉइंट्स, उनको निशाना बनाया जाएगा। आज की जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं है, बल्कि डिजिटल महाज उससे कहीं ज्यादा फैसलाकुन बन चुका है। पाकिस्तान कदम अगर उठाएगा तो साइबर मैदान में ऐसी कार्रवाइयां कर सकता है जिनसे दुश्मन का निजाम दरहम बरहम हो जाए। मसलन दिल्ली, मुंबई के डेटा सेंटर्स, उनको निशाना बना के सरकारी निजाम मुअत्तल हो सकता है। ड्रोन नेटवर्क को जैम करके दुश्मन के इंटेलिजेंस सिस्टम को मफलूज किया जा सकता है। हमारा अगला हदफ क्या होगा? मीडिया नेटवर्क से मुदाखलत से अवामी एतमाद में गैर यकीनी पैदा करना। लेकिन असल सवाल यह है कि पाकिस्तान अब सिर्फ दिफा तक है या दुश्मन के अहम स्ट्रेटेजिक मराकज को अपने रेडार पर रख चुका है। जब दुश्मन हमलावर हो चुका है तो खामोशी कमजोरी होती है। इसलिए अब यह हमारे लिए जरूरी हो चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ जंगी महाज पर नहीं बल्कि सिफारती और मीडिया फ्रंट पे हमलावर हिकमत अमली अपनाए, और हम अपना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फारी मुरासले भेजे जिसमें भारतीय जारहियत को एक मुनज़्ज़म इश्तियाल अंगेजी करार दिया, और चीन, रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और यूरोपीय ममालिक को वाज़ेह सबूतों के साथ हम ब्रीफिंग दे चुके हैं, भारत का झूठा बयानिया बेनकाब करके। बैनुल अक़वामी मीडिया को मुतासरा इलाकों का दौरा करवा चुके हैं, उन्हें जमीनी हकाइक से रोशनास करवा के। साथ ही एक मजबूत डिजिटल कमांड सेंटर कायम करना है जो लम्हा व लम्हा दुरुस्त, तेज और मुअस्सर मालूमात आलमी सालमीन तक पहुंचा सके, ताकि भारतीय प्रोपेगेंडे और उसकी जारहियत का मुअस्सर तोड़ किया जा सके। ये वो तरीका है जिससे पाकिस्तान सिर्फ जंग नहीं जीतेगा बल्कि बयानिया भी अपने हाथ में मोड़ सकता है। अब पाकिस्तान सिर्फ दिफाई दायरे में महदूद रह के दुश्मन के वार बर्दाश्त नहीं करेगा। अब एक नई हिकमत अमली के तहत दुश्मन को उसके घर में जाकर चोट पहुंचाई जाएगी। जब भारत ने जंग को सिर्फ रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं रखा, मीडिया, साइबर, सिफारतकारी और नफ्सियाती महाजों पर भी हमलावर हुआ है, तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को असर नौ मुरत्तब कर चुका है। वक्त है पाकिस्तान पेश की जवाबी हिकमत अमली करे, प्रीएम्प्टिव काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाए, जिसमें दुश्मन के इरादे बनने से पहले ही उन्हें तोड़ दिया जाए। इसका मतलब सिर्फ गोला बारूद नहीं है, टेक्नोलॉजी है, ज़हानत है, नफ्सियाती दबाव का इंतजाज है। अगर भारत की अस्करी क़यादत को यह खदशा लाहक हो चुका कि उनकी कमांड एंड कंट्रोल हर वक्त किसी डिजिटल वार जोन में घिरी हुई है, तो उनके अफसरान के मोबाइल डेटा लीक होंगे, उनकी फजाई पॉलिसी में किसी भी लम्हे रख न डाल के फजाई कार्रवाइयां नाकाम होंगी। ये मामला अब पाकिस्तान अपनाएगा जो खुद ब खुद भारत के अज़ाइम को रोकेगा, और पाकिस्तान अब दुश्मन की नफ्सियात पे हमला करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो अगर जंग ले आया है तो मैदान सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल या सरहदी इलाके नहीं है, बल्कि जंग उसके अंदर, उसके निजाम में, उसके फैसलों के मरकज में लड़ी जाएगी। यही वो बदलता हुआ मंजरनामा है जिसमें सिर्फ हमला नहीं बल्कि दुश्मन की सोच को शिकस्त देना असल जीत है, और पाकिस्तान इस नए स्ट्रेटेजिक मैदान के लिए तैयार है। ये दिमाग का फतूर निकालें सवाल उठाने वाला, तहकीक करें और जानें कि इस जंग के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होती है। वो वार टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है और आप यहां पर बैठे सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे आ गए। सवाल ये उठाएं कि ये वापस क्यों ना जा सके। सवाल वो बताते हैं कि पूरी सर्वेलेंस की गई है। आप ये बताइए, वो तो फजा से जमीन पे मारे गए थे, ये तो उड़ाए गए फिर आए। ये सरफेस टू सरफेस है। मैं अपनी इसी मिसाल को सच साबित करता हूं। जमीन से जमीन तक आए,
या जमीन से फजा तक ही रहे, जिनको हमने मार गिराया या वो नीचे आए, तो ये किसी बड़ी इमारत के ऊपर क्यों ना गिरे? एक शहादत हुई, 3 जवान जख्मी भी हुए, लेकिन वो इतनी मोटर है, फजा में तबाह किया, जहां पे गिरी वहां पे नीचे किसी को पुर्जा लगा होगा, लेकिन वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। उनकी पूरी सर्वेलेंस करके उस जगह पे गिराया गया जहां पे नुकसान कम हो सकता था। अब उड़ती हुई चीज को रिमोट तो हाथ में है नहीं कि अपनी मर्जी की जगह पे उतार लिया जाए, कम से कम उन जगहों पे गिराए गए हैं जिन जगहों पे नुकसान ना हो सकता। अब स्ट्रेटेजी दिमाग के अंदर रख के उसी हिकमत